अब हम पढ़ने वाले हैं प्रून बेली सिंड्रोम के बारे में। जो प्रून बेली है सिंड्रोम होता है उसका दूसरा नाम होता है ईगल बैरेट सिंड्रोम, और इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं इसलिए इसको ट्रायड सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 50,000 बच्चों में से एक बच्चे को होता है, और जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो मेल्स होते हैं। अगर हम ट्रायड की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो जो एब्डोमिनल वॉल रहती है बच्चे की वो डेफिशिएंट होती है, तो डेफिशिएंट एब्डोमिनल वॉल, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रून लाइक बेली या रिंकल्ड बेली। तो रिंकल्ड प्रून लाइक बेली, इसके नाम पे पड़ा प्रून बेली सिंड्रोम। फिर जो दूसरा रहता है बायलेटरल क्रिप्टो ऑर्किटिज्म, तो बायलेटरल क्रिप्टो ऑर्किटिज्म रहता है। और तीसरा रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट मैलफॉर्मेशन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट मैलफॉर्मेशन जो रहता है उसमें अगर हम बात करें तो क्या रहता है हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस और मेगासिस्टाइटिस। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है, क्यों है। तो ये अगर हम बात करें तो इसमें कुछ थियरीज़ दी गई हैं। पहला है थियरी मीज़ोडर्मल डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो जो एब्डोमिनल मसल होती हैं वो बनी रहती है मीज़ोडर्म की, तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, मीज़ोडर्म से ही मसल बन रहा है। तो जो रहता है इसको बोलते हैं कि एब्डोमिनल जो मसल होती हैं इस वजह से नहीं बन पाती, क्योंकि कोई जो रहता है मीज़ोडर्मल डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। फिर जो दूसरा होता है कि रीज़न बोलते हैं कि जो बच्चा रहता है जब यूट्रस में रहता है तो उसमें कोई ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो मोस्ट लाइकली पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से होता है, या कोई और बीमारी हो जाए जिससे कि जो है ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो पूरा सिस्टम होगा डायलेट हो जाता है, ब्लैडर काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, मेगासिस्टाइटिस, जो यूरेटर होता है किडनी होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, और जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो छुप जाते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, वो डिसेंड नहीं करती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यूजुअली होता क्या है कि रीनल डिस्प्लेजिया होता है, और सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से ये सब होते हैं। ये तीसरी थियरी है। तो तीसरी थियरी क्या बोलती है कि ऐसा मानते हैं कि जो किडनी होती है, जो प्राइमरी पैथोलॉजी होती है वो किडनी में होती है, और किडनी काम नहीं करती है, किडनी में डिस्प्लेजिया होता है, उसकी चेंजेस की वजह से, उसके सेकेंडरी इफेक्ट की वजह से प्रून बेली सिंड्रोम होता है। तो 3 जो अगर हम बात करें, पहला रहता है मीज़ोडर्मल डिफेक्ट, दूसरा रहता है इन यूट्रो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और तीसरा जो रहता है प्राइमरी रीनल डिस्प्लेजिया विद सेकेंडरी इफेक्ट। अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो ज़्यादातर ये बीमारी स्पोरेडिक ही होता है। अगर इनहेरिटेंस में होता है बहुत कम केसेस होते हैं इनहेरिटेंस जो रिपोर्टेड हैं, और उनका भी अगर हम बात करें इनहेरिटेंस तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल जो रहता है वो लैक्स होता है, काफ़ी ढीला ढाला होता है, पतला होता है और रिंकल्ड होता है, और उसमें मसल्स नहीं होती हैं। अब एब्डोमिनल मसल्स नहीं होंगी तो एब्डोमिनल का काम क्या होता है, कफ के लिए होता है। एक तो कफ, दूसरा जो रहता है यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये सब में जो रहता है, एक तो इस सब चीज़ों में अतीसा जो इंटरनल ऑर्गन्स रहता है उनको सपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें में जो रहेगा बच्चे को करने में दिक्कत आएगी। तो लैक्स थिन रिंकल्ड रहता है और वो इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें पूरा एब्डोमिनल वॉल जो है पूरा लूज़ है, लैक्स है, और इसमें हम काफ़ी सारे रिंकल्ड देख सकते हैं। जो यहाँ पे टेस्टिस भी है उसमें भी जो रहता है विजिबल नहीं रहता है, स्क्रोटम में पैल्पेबल नहीं रहता है, और यूजुअली उसका लोकेशन इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ये होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की वजह से जो रहता है बच्चे को जो रहता है इनफर्टिलिटी रहता है, बच्चा मोस्टली इनफर्टाइल रहता है, और लंबे समय तक अगर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म रहेगा तो टेस्टिकुलर ट्यूमर भी होता है। तो ये सब रहते हैं। और फिर जब ये बच्चा इस तरीके से बड़ा होता है तो ये बच्चा ऑपरेटेड केस है, जिसमें बचपन में ही एब्डोमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी। एब्डोमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन जो यूजुअली करते हैं हम लोग होता है रैंडोल्फ प्रोसीजर। तो आगे डिस्कस करेंगे। रैंडोल्फ प्रोसीजर में जो हम लोग रहता है सूचरिंग करते हैं थ्रेड से, और दूसरा टेक्निक होता है मैश लगाना। तो जो मैश लगाते हैं वो बेसिकली हम लोग लैप्रोस्कोपिकली रोबोटिक या ओपन प्रोसीजर से कर सकते हैं। तो दो ये टेक्निक होती हैं। फिर अगर क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो बोलते हैं इन यूट्रो अगर जो रहेगा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से सारे पूरा जेनेटिव इम्यून सिस्टम बड़ा हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ छोटी होती है, वो होती है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट जो रहता है हाइपोप्लास्टिक मिलता है। बाकी अगर हम और सब की बात करें तो जो रहता है यूरेटर डायलेटेड रहता है, डायलिटेशन रहता है, और टॉर्चुअस रहता है। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बच्चे को वीयूआर होता है, रीनल डिस्प्लेजिया। तो कई सारे थियरी में रीनल डिस्प्लेजिया जो रहता है प्राइमरी जो रहता है उसको मानते हैं कि रीनल डिस्प्लेजिया जो रहता है प्राइमरी कॉज होता है, जिसकी वजह से
ये सब चीज़ें होती हैं। फिर ब्लैडर भी बड़ा बड़ा हो जाता है, मेगा सिस्टाइटिस बोलते हैं। और जो रहता है यूवीजे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है कई बार, और इंक्रीज प्रेशर की वजह से सूडो डायवर्टिकुलम बन सकता है। यूरेका जो रहता है पेटेंट रह सकता है। फिर जो टेस्टिस रहते हैं दोनों जो रहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, जिसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। और यूरेथा जो रहता है मेगा यूरेथा रहता है, डायलेटेड पोस्टीरियर यूरेथ्रा रहता है। फिर अगर हम बात करें तो हमने देख लिया दूसरा है वो है जेनाटिलिया एब्डोमिनल वॉल देख लिया। जेनाटिलिया की अगर बात करें तो इसमें जो रहता है बाइलेटरल दोनों तरफ की जो टेस्टिस रहती है वो अनडिसेंडेंट रहती है, अनडिसेंडेंट और नॉन पैल्पेबल रहती हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी और मैलिग्नेंसी होने का रिस्क रहता है। फिर अगर हम तीसरा यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑलमोस्ट जो रहता है सब बड़े हो जाते हैं। तो मेगा सिस्टाइटिस बड़ा सा ब्लैडर, यूरेटर भी काफ़ी डायलेटेड रहती है, किडनी भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है और बच्चे को VUR होता है। फिर अगर हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक तो एब्डोमिनल जो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मसल्स होता है वो भी नहीं डेवलप होती है, और इंट्रा यूट्राइन जो रहता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है। तो इंट्रा यूट्राइन जो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है ये बेसिकली ऑलिगोहाइड्रोमियस के होता है, क्योंकि जो किडनी रहती है वो वहाँ से यूरिन बनाती है, तो यूरिन जो बन नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑलिगोहाइड्रोमिया हो जाता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। तो बहुत सारे बच्चे न्यूनेटल एज ग्रुप में ही मारे जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला इसमें जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर में अगर हम बात करें तो तीनों छेद खुल जाते हैं, ASD, VSD और PDA। तो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो अगर रहे तो हार्ट में जो तीनों छेद होते हैं, तो पहला जो अगर हम बात करें तो ASD भी खुल जाएगा, VSD भी खुल जाएगा, और PDA ये तीनों खुल गए। फिर अगर हम बात करें GI का, तो GI में जो रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता क्या है कि जो पूरा इंटेस्टाइन होता है उसमें मैल रोटेशन मिलता है। दूसरा जो रहता है इंटेस्टाइनल मैल रोटेशन भी मिलता है, और मैल रोटेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स ये भी मिलते हैं। फिर अगला हम बात करें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में क्या मिलेगा, बच्चे को क्लब फुट होता है। तो ऐसे बच्चे जब एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देख सकते हैं तो क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं। दूसरा जो रहता है पानी इतना कम होता है कि हिप डिसलोकेट हो जाती है, और हिप डिसलोकेट क्यों होती है, ऑलिगोहाइड्रोमियस की वजह से, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे को शॉक से बचाता है। अब शॉक से बचाता के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है तो हिप डिसलोकेट हो जाता है। फिर हम ये देख सकते हैं कि बच्चे का जो है स्टोमा बनाया गया है, ये बेसिकली एनल मालफॉर्मेशन भी होता है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के साथ भी कई सारे बच्चे प्रेजेंट करते हैं। फिर अब अगला अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन पहले अगर हम बात करें जब बच्चा मदर की उम्र में रहेगा तो हम लोग एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और उसमें हमें कुछ साइंस मिलेंगे। पहला रहेगा ऑलिगोहाइड्रोमियाज, किडनी जो रहती है डिस्प्लास्टिक रहती है, ऐसे केस में ऑलिगोहाइड्रोमियाज मिल सकता है। और रास्ता भी जो रहता है आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन ज़्यादा ड्रेन नहीं करता है, ऑलिगोहाइड्रोमियाज मिलेगा। जो दूसरा रहता है ब्लैडर इनलार्ज रहता है, इसको बोलते हैं मेगा सिस्टाइटिस। तो ब्लैडर इनलार्ज रहता है तो मेगा सिस्टाइटिस, और फिर किडनी और यूरेटर दोनों इनलार्ज रहती हैं, और टेस्टिस जो रहता है इंट्रा एब्डोमिनल रहता है। ये सब चीज़ें जो रहेंगी एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में देखिएगा। अब जन्म के बाद अगर हम पोस्ट नेटल अल्ट्रासाउंड की बात करें तो पोस्ट नेटली अगर हम बात करें तो हाइड्रो यूरेटर नेफ्रोसिस मिलता है, ब्लैडर जो रहता है डिस्टेंडेड रहता है। अब एक चीज़ जो रहती है वो पतली होती है, वो एब्डोमिनल वॉल रहती है, क्योंकि बाकी चीज़ें जितने हम पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंडेड या बड़े हो जा रहे हैं, एब्डोमिनल वॉल पतली हो जा रही है। फिर बच्चे को VUR होता है, और VUR क्यों होता है, क्योंकि ब्लैडर जो रहता है सही से काम नहीं करता है, मेगा सिस्टाइटिस रहता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को VCUG कराना पड़ता है आफ्टर बर्थ। फिर किडनी जो रहती है उसमें डिस्प्लेजिया हो जाता है तो हम रीनल स्कैन करा सकते हैं। रीनल स्कैन बच्चों में DTPA नहीं यूज़ करते हैं, तो हम लोग बेसिकली DMSA या मैक3 स्कैन करते हैं टू एसेस द रीनल फंक्शन। फिर बच्चे को कार्डियक एनोमली जैसे हमने बोला कि ASD हो जाएगा, VSD हो जाएगा और PDA हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें कार्डियक एनोमली को रूल आउट कराने के लिए ईको कराना पड़ता है, तो ईको कार्डियोग्राफी जो रहता है मस्ट होता है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो जो बच्चा होता है वो प्रेजेंट करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ, और बड़ा सा ब्लैडर रहता है मेगा सिस्टाइटिस के साथ। तो ये जो दोनों सिम्टम्स हैं ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में भी मिलता है, तो इसलिए हमें इसको रूल आउट करना रहता है। दूसरा जो रहता है हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है ब्लैडर एग्जॉस्ट्रॉफी, और दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि ब्लैडर एग्जॉस्ट्रॉफी के केस में जो रहता है ब्लैडर प्लेट एक्सपोज्ड रहती है, जबकि अगर हम ईगल बैरेट की बात करें तो ऐसे केस में जो ब्लैडर है पूरा इंटैक्ट रहता है। तीसरा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका होता है वो होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं
हैं प्रून वैली के। पहला होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, दूसरा होता है ब्लैडर एग्जॉस्ट ट्रॉफी और तीसरा होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। फिर अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में मालफॉर्मेशन मिलेगा और दूसरा रीनल फंक्शन डिटेरिएट होता है। तो इन दोनों के बेसिस में हम 3 कैटेगरी में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। माइल्ड तब बोलेंगे जब जो रहता है पेशेंट का रीनल फंक्शन ऑलमोस्ट बात करें तो नॉर्मल रहेगा। तो रीनल फंक्शन माइल्ड के केस में नॉर्मल रहता है, बट यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस रहेंगे और एब्डोमिनल वॉल जो रहेगा उसमें माइल्ड लैक्सिसिटी रहेगी और थोड़ा बहुत हाइड्रोनेफ्रोसिस रहेगी, ना के बराबर में। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है और ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये होता है माइल्ड। मॉडरेट की बात करें तो इसमें जो रीनल फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, इसमें नॉर्मल भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल रीनल फंक्शन मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी हो सकता है। प्लस इसमें जो हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस है किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें जो है मॉडरेट हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस मिल रहा है और पेशेंट को एक नया सिम्टम अपीयर कर रहा है, दैट इज़ VUR। तो VUR भी होता है इन केस ऑफ मॉडरेट। और जो एब्डोमिनल वॉल की लैक्सिसिटी है वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाती है, बिल्कुल पता चलता है। तो ऐसे केस में अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी जो है ट्रीटमेंट बन जाता है इन केस ऑफ मॉडरेट PBS। तो मॉडरेट PBS के केस में हमें सर्जरी करना पड़ता है। फिर सीवियर अगर हम बात करें तो सीवियर में जो रहता है किडनी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो किडनी रहता है सीवियरली डिसप्लास्टिक होती है, इसमें जो है रीनल डिस्प्लेजिया मिलता है या किडनी जो रहता है फेलियर रहता है एट टाइम ऑफ द बर्थ। तो रीनल डिस्प्लेजिया और फेलियर मिलेगा एट बर्थ और पेशेंट को बहुत ही सीवियर हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस और ब्लैडर डिस्फंक्शन मिलता है। और बच्चा जो रहता है ओलिगोहाइड्रोमनियस की वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है और ज़्यादातर जो सीवियर वाले होते हैं वो पुअर सर्वाइवल रहता है और मर जाते हैं, तो डेड हो जाते हैं सीवियर वाले। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऐसे करना है तो सबसे पहले हम लोग एंटीनेटल, जब बच्चा जो है मदर के पेट के अंदर रहता है तो हम लोग वेसाइको एमनियोटिक शंटिंग कर सकते हैं। वेसाइको एमनियोटिक शंटिंग का बेसिकली काम क्या होता है कि वो ब्लैडर को डिकम्प्रेस कर देता है और जो वॉल्यूम जो रहता है उसको रिस्टोर कर देता है लाइकर का। तो लाइकर का वॉल्यूम रिस्टोर होने की वजह से हिप डिसलोकेशन नहीं होता है और ओलिगोहाइड्रोमनियास से रिलेटेड जो दूसरा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है वो भी डेवलप नहीं करता है और बच्चा जो रहता है पोस्ट ऑप में सर्वाइव करता है। तो इससे होता क्या है, रिड्यूसेस पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अब बात करें अगर रिसोर्सेज उतना नहीं है तो हम लोग टर्मिनेशन कर सकते हैं, सेलेक्टिव टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन जो दूसरा रहता है हम इन केस ऑफ लीथल केसेस में भी कर सकते हैं। लीथल केस कब होगा? जब किडनी बिल्कुल काम नहीं करे, सीवियर डिस्प्लेजिया और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है, तो हम जो रहता है बच्चे को टर्मिनेट कर देते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल की। तो अब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहता है इन केस ऑफ प्रून बेली सिंड्रोम टू स्टेबलाइज द पल्मोनरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी फंक्शन स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा जो मेन चीज़ रहता है वो रहता है ब्लैडर ड्रेनेज जो है अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए आइदर हम कैथेटराइजेशन कराएंगे या जो रहता है वेसाइकोस्टोमी कर देंगे। तो वेसाइकोस्टोमी मतलब होता है ब्लैडर में छेद करके ओपनिंग बनाना। फिर जो तीसरा रहता है बच्चे को हाई ग्रेड VUR होता है। तो हाई ग्रेड VUR होता है तो ऐसे केस में हमें एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो अगर हम बात करें पोस्ट नेटली तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है पल्मोनरी फंक्शन, और पल्मोनरी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए तुरंत पेशेंट को स्टेबलाइज करना चाहिए। दूसरा होता है ब्लैडर जो रहता है ब्लैडर, तो ऐसे केस में हमें कैथेटर से उसको ड्रेन करना चाहिए। और तीसरा जो रहता है इन्फेक्शन अगर हम सेप्सिस लिख लें तो ये रहता है PBS। तो सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, तो हमें UTI को प्रिवेंट करना है। तो ऐसे केस में पल्मोनरी फंक्शन, ब्लैडर और सेप्सिस। फिर अगला हम बात करें डेफिनेटिव सर्जरी में क्या क्या करते हैं। तो पहला जो रहता है अगर बच्चे को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है एट द टाइम आफ्टर द बर्थ, अगर देखा कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है तो हमें बायलेटरल ऑर्किडोपेक्सी करना पड़ता है और वो हम आइदर लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं या फॉलर स्टीफन से स्टेज प्रोसीजर कर सकते हैं। यूजुअली जो रहता है आफ्टर 6 मंथ करते हैं और 1 ईयर के अंदर कर देना चाहिए। तो 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में आइडियल टाइम होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का। जो हमारा मेन 2 टारगेट होते हैं, पहला होता है फर्टिलिटी जो रहता है वो मेंटेन करके रखना और दूसरा रहता है कैंसर के रिस्क को कम करना। अब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बाद होता है एब्डोमिनल वॉल रिपेयर। तो एब्डोमिनल वॉल रिपेयर क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें एब्डोमिनल वॉल रिपेयर करना होता है। दूसरा वो सपोर्ट करता है ब्लैडर एम्पटिंग को और तीसरा देखने में अच्छा लगता है, इम्प्रूव्स कॉस्मेसिस। तो ये 3 चीज़ें जो रहती हैं ब्लैडर
में हमें एब्डोमिनल वॉल रिपेयर करना चाहिए। जो प्रोसीजर करते हैं बेसिकली वो रैंडोल्फ प्रोसीजर रहता है, उसमें हम लोग एब्डोमिनल वॉल प्लाइकेशन करते हैं। अगर हम मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो मॉडर्न टेक्निक में हम लोग मैश रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक करने की कोशिश करते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर बहुत ही सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है और यूटीआई है, तो ऐसे केस में हमें ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करने के लिए, बचाने के लिए टेम्प्रेरी ड्रेनेज भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकोऑस्टमी। तो वेसाइकोऑस्टमी बना देते हैं। फिर अगर जो है यूरेटर जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्लक्सिंग मेगा यूरेटर है, बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें यूरेटर को टेपर करके री इम्प्लांट करना चाहिए। तो यूरेटिक टेपरिंग और री इम्प्लांट, अगर ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसका कंप्लायंस भी बहुत पुअर है, तो कैपेसिटी और कंप्लायंस जो है पुअर है, तो ऐसे केस में हमें ब्लैडर को ऑगमेंट करना चाहिए और कॉन्टिनेंट डाइवर्जन करना चाहिए। और अगर हम बात करें रीनल ट्रांसप्लांटेशन की, तो वो तब करते हैं जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाता है। तो प्रोग्नोसिस की बात करें कि जो बच्चे रहते हैं ज़्यादातर नियोनेट्स एज ग्रुप में जो मरते हैं, उनका जो मेन कॉज होता है वो होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। तो इसीलिए लंग मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म आउटकम की, तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो रहता है वो रीनल फंक्शन बर्थ के समय कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और जो बच्चे को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है हम उसको कितना प्रिवेंट कर पाते हैं, क्योंकि रिकरेंट यूटीआई होगा तो किडनी ख़राब हो जाएगी और एट द एंड स्टेज रीनल डिजीज़ डेवलप हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रीनल फेलियर जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू प्रेडिक्ट द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यही रहता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मोर्टेलिटी रीनल फेलियर के बाद फर्टिलिटी। अगर बच्चा बच गया तो यूजुअली फर्टिलिटी जो रहता है इम्पेयर्ड होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि बायलेटरल अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस की वजह से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा इजैकुलेटरी डिसफंक्शन की वजह से भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल अगर माइल्ड से मॉडरेट है तो 75% चांसेस होता है सर्वाइवल का। अब रिसेंट एडवांसेस की बात करें तो हम लोग जो है रिसेंटली फीटल मेडिसिन काफ़ी डेवलप हो चुका है, और हम एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं बच्चे का विद द और अल्ट्रासाउंड और एमआरआई भी यूज़ कर सकते हैं फीटल। फिर जो दूसरा होता है हम जो है एंटीनेटली वेसाइको एमनियोटिक स्टंटिंग कर सकते हैं। फिर जो ऑर्किडोपेक्सी है वो लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली कर सकते हैं, और एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें रीनल सर्वाइवल का, तो उसमें जो है हम लोग अर्ली यूरिनरी ड्रेनेज कोशिश करते हैं करने की, ताकि किडनी को बचा सकें, और उससे बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल भी होता है, और रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो रहता है प्रोग्राम वो अच्छा होता है। तो अगर मेन चीज़ बात करें तो जो प्रून बेली सिंड्रोम होता है वो एक मेल डोमिनेंट प्रोसीजर होता है मोर देन 95% केस में, और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो रहता है बायलैटरल होता है और इंट्रा एब्डोमिनल होता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो रहता है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है इंपॉर्टेंट, और उसको हमेशा एक्सक्लूड आउट करना चाहिए। जो न्यूनेट्स होते हैं उसमें जो मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है वो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है। इनिशियल रीनल फंक्शन जो रहता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर होता है सर्वाइवल का। अगर हम बात करें रैंडोल्फ प्रोसीजर, तो रैंडोल्फ प्रोसीजर जो रहता है बेसिकली एब्डोमिनल वॉल प्लाइकेशन करते हैं इसमें। मेजर अगर एसोसिएशन की बात करें तो कार्डियक में तीनों वाल्व खुल जाते हैं, दैट इज़ एएसडी, वीएसडी और पीडीए हो जाता है। जीआई में बात करें तो मैल रोटेशन हो जाता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्लब फुट और हिप डिसलोकेशन हो जाता है। फिर अगला जो रहता है वेसाइकोस्टोमी जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। और इनफर्टिलिटी जो रहता है ऑर्किडोप्लेक्सी करने के बाद भी रहता है बिकॉज ऑफ इजाकुलेटरी डिसफंक्शन। तो इजाकुलेटरी डिसफंक्शन जो रहता है वो पीवीएस में परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है।